सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथी जीव विज्ञान के इन 100 क्वेश्चंस में जीव विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ समाहित किया गया है आपकी परीक्षा के लिए। तो क्लास साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे और एक एक क्वेश्चन साथियों बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि जो आनुवंशिकता है यानी कि जो जेनेटिक्स होता है, ये शब्द किसने दिया है या किसके द्वारा गढ़ा गया है? मार्गन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, बेटसन के द्वारा या जोहानसन के द्वारा? तो साथियों बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो किसके द्वारा दिया गया है? बेटसन के द्वारा दिया गया है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो साथियों आनुवंशिकी किसके द्वारा कहा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा? अभी आपने देखा था कि जो आनुवंशिकता है शब्द किसने गढ़ा है, तो बेटसन बताया था। और राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बेटसन ही इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो आनुवंशिकी का जनक है वो कौन है, आपको बताने हैं। आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो आनुवंशिकी का जनक कौन होता है साथियों? ग्रेगर मेंडल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना है आपको, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल जो है ये आनुवंशिकी के जनक कहलाए जाते हैं। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो जो आनुवंशिकी होता है ये उत्परिवर्तन किस में होगा? डीएनए में होगा, आरएनए में होगा, क्रोमोसोम्स में होगा या राइबोसोम में होगा? बताइए साथियों, आनुवंशिकी किसे कहा जाता है? जो वंशागति का अध्ययन होता है, तो वंशागति के अध्ययन को ही आनुवंशिकी कहा जाता है। और आनुवंशिकी किसमें उत्परिवर्तन होगा? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह आपको बताना है। जीन शब्द का अगर बात करें, जीन है क्या? तो ये वंशागति की इकाई होती है। जीन जो होता है ये वंशागति की इकाई होती है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जा से जीन है और जा से है जोहानसन। तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया है वो जोहानसन ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वंशागति की इकाई क्या है, तो अभी मैंने आपको बताई कि वंशागति की इकाई जो है साथियों वो जीन ही तो है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो बारबेरा बारबेरा मैकलिंटॉक है ये किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मैकलिंटॉन ने यानी कि मैकलिंटॉक ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो मां से क्या हो जाएगा भाई? मक्का हो जाएगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मक्का पर किसने अपने प्रयोग किए थे? बारबेरा मैकलिंटॉक का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ग्रेगर मेंडल ने कोशिका सिद्धांत दिया था, या उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, या आनुवंशिकता का नियम दिया था, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति दी थी। तो साथियों अभी आपने देखा था कि ग्रेगर मेंडल के बारे में, ये तो आनुवंशिकी के जनक कहलाए जाते हैं ग्रेगर मेंडल। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आनुवंशिकता के नियम किसने दिया है? आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल ने ही दिया है। और आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? तो ग्रेगर मेंडल ही कहलाते हैं। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है यह कहां पर स्थित है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर देंगे और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? बेंगलुरु हो जाता है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है यह कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए। साथियों यहां पर मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा प्लस कंप्लीट जीव विज्ञान के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है।
तो आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को एंड तक देखेंगे और अपनी जीव विज्ञान को मजबूत करेंगे और कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सही से उत्तर इसका जो होगा वो 5 जून हो जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, अभी आपने देखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो किस वर्ष मनाया गया, तो 1974 में मनाया गया। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, शायद सीधा और उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये हमेशा सीधा होता है। ये परीक्षा में प्रश्न आपकी पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जो परिस्थितिकी तंत्र होता है इसका प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सौर ऊर्जा यानी कि। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो पारिस्थितिकी संक्रमण होता है इसकी अवधारणा सबसे पहले इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, एल्टन के द्वारा, बेनेट के द्वारा, बर्कले के द्वारा या रेटजेल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, बेनेट आपको नाम ध्यान रखना है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा है इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो बेनेट के द्वारा किया गया था। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, यूथेनिक्स कहा जाता है। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाले को, यानी कि एंडो क्रायोनॉली किसे कहा जाता है साथियों, नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियम के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यूजेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूजेनिक्स कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसको यूजेनिक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। उसके बाद देखिए कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को इंटेमोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मछलियों के अध्ययन को तो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वें नंबर का साथियों क्वेश्चन है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में करेंगे और हर एक क्वेश्चन जीव विज्ञान से संबंधित होगा। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, बताइए। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए क्लास यहाँ पर चलाई गई है। तो मार्फोलॉजी आपको नाम ध्यान रखना है, यानी कि मार्फोलॉजी है क्या है, तो जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाएगा कि उसको क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, मार्फोलॉजी उसको कहा जाता है। अगला नंबर का प्रश्न देखिए कि जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या उसको जेनेटिक्स कहा जाता है। तो साथियों उसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए कि जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जंतु और उसके आसपास का जो वातावरण होता है उनसे संबंधित जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो परजीवी विज्ञान कहेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, जंतु भूगोल भी नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, उसको पारिस्थितिकी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। इस प्रकार आपका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, बताइए मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। माइकोलॉजी कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, मेस्टोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मांसपेशियों का अध्ययन किसे कहते हैं। तो मायोलॉजी को मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। ये एक एक क्वेश्चन साथियों आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए इसी क्लास के दौरान ही। ठीक है, चलिए, तो जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवाश्म विज्ञान बिल्कुल नहीं, कार्टोग्राफी बिल्कुल नहीं, जियोग्राफी बिल्कुल नहीं, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। इनके डेमोग्राफी क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को ही डेमोग्राफी कहते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पाश्चर के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, मेंडल के द्वारा या डार्विन के द्वारा? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि विकास का सिद्धांत साथियों डार्विन के द्वारा दिया गया है। यानी कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डार्विन का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है एक एक। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो बेटसन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि बेटसन के अनुसार। चलिए, तो किसके द्वारा साथियों? बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लिस्टर को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो लुई पाश्चर है इन्होंने किसकी खोज की है? पोलियो के टीके की, इंसुलिन की, रेबीज के टीके की या पेनिसिलिन की? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि लुई पाश्चर ने साथियों किसकी खोज की है? रेबीज के टीके, यानी कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसके द्वारा की गई है? लुई पाश्चर के द्वारा की गई है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि जो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? यानी कि पहले एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा, सी वॉक्समैन के द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा या फ्लेमिंग के द्वारा? बताइए। फ्लेमिंग यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि ए फ्लेमिंग के द्वारा साथियों किसकी खोज की गई है? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई है? ए फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो पेनिसिलिन की भाई खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की है या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है या इयान फ्लेमिंग ने की है या लुईस पाश्चर ने की है? तो आप सभी जानते होंगे, सैकड़ों बार ये प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या आइंस्टाइन ने? तो मानव के शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने की थी साथियों? रॉबर्ट हुक ने की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। तो किसने इस बात की खोज की थी कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों रोनाल्ड रॉस होगा, सीवी रमन होगा, फ्लेमिंग होगा या मैक्स प्लांक होगा? तो ये बात साथियों किसने कही थी? रोनाल्ड रॉस ने कही थी कि मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छरों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अब कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हैंसने ने, फ्लेमिंग ने या हार्वे ने? बताइए।
यहाँ पर बात करें साथियों, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार तो हैंसन ने किया था। किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हैंसन के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंडस्टीनर के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा या लुइस पाश्चर के द्वारा। तो बात करें साथियों, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया, खोज की गई। यानी कि जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो सीधा सा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंटिंग के द्वारा, श्लाइडन और शॉन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा या हुक के द्वारा। तो इंसुलिन का आविष्कार साथियों बेंटिंग ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है, प्लूरा कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है या सीरोसा कहलाता है? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है उसको प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरा का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या काम होता है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कह सकते हैं। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। दांत का शिखर किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उपास्थि का, डेंटिन का, एनामिल का या काइटिन का? तो यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो दांत का शिखर होता है ये किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भाई। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो नाभि रज्जु है, ये नाभि रज्जु क्या है? ये आपको बताना है साथियों। नाभि रज्जु क्या है? ये एक ऊतक है, वो तो बात ठीक है। तो ये कैसी ऊतक है? तो प्राण संयोजी ऊतक है, ये आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा और उत्तर के रूप में होगा प्राण संयोजी ऊतक। तो नाभि रज्जु आपको ध्यान रखना है क्या है? प्राण संयोजी ऊतक है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है? एडिपोसाइट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिए, एडिपोसाइट यहां पर लिखा हुआ है। तो प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो एडिपोसाइट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो उस ऊतक का नाम आपको बताना है जिसके नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो आपका आंसर साथियों केराटिन के साथ जाएगा। यानी कि केराटिन साथियों एक ऐसा ऊतक है जिसके नख भी होते हैं, ठीक है, खुर भी होते हैं, यानी कि और सींग भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो आरएच कारक होता है, आरएच कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिला से या गोरिल्ला से? तो किससे लिया है? आपका उत्तर बंदर हो जाना चाहिए, यानी कि मंकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या जनन? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा कि जन्म के बाद मानव के कौन से ऊतक में कोई कोशिका विभाजन ही नहीं होता है? तो वो तंत्रिका प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 60%, 70%, 80% या 90%? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 90% होता है प्लाज्मा में जल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है? उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है या संयोजी ऊतक है? तो बात करें साथियों रक्त की, रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। रक्त एक प्रकार का तंत्रिका ऊतक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? अनुवांशिकता की इकाई में, नासिक में, कान में या मूत्राशय में? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताने की कोशिश कीजिए। तो उपास्थि जो होती है ये मूत्राशय में साथियों नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है, यानी कि जीन शब्द जो है वो किसने दिया है या जीन नाम किसने दिया है, तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, जासे जीन और जासे जोहानसन। तो जीन शब्द किसने दिया है साथियों, किसने दिया है, जोहानसन ने दिया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो डीएनए कहलाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, मिलर के द्वारा, खुराना के द्वारा, डी ब्रीच के द्वारा या कैल्विन के द्वारा। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा किया गया, खुराना के द्वारा किया गया, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, डी नहीं बल्कि बी के साथ चला जाएगा। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया, ल्यूवेन हॉक के द्वारा, साल्क के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ये किसके द्वारा किया गया, डबल है तो डबल नाम भी होगा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, एक वन यानी कि जहां पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं A1 आपके लिए करवाए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन साथियों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन को साथियों आपको देखना है और अपने माइंड में उसको स्टोर कर लेना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो किसके माध्यम से होती हैं, युग्मक की वजह से ऐसा होता है, एंजाइम की वजह से, जीन की वजह से ऐसा होता है या सेंट्रोसोम की वजह से ऐसा होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि साथियों वंशानुगत विशेषताएं जो भी होती हैं, जो मुख्य रूप से माता और पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो किसके माध्यम से पहुंचती हैं, जीन के माध्यम से पहुंचती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आपको एक बताया था कि एक प्रश्न बताया था कि जीन का ये नाम किसने दिया, तो जोहानसन ने जीन का नाम दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। तो वो ऐसी कौन सी वजह है साथियों कि माता पिता की अलग अलग संतानें एक समान नहीं होती हैं। तो बात करें साथियों कि आनुवांशिकता विभिन्नता, बिल्कुल सही भाई, और वातावरण की विभिन्नता, यानी कि ये दो वजहें हो जाएंगी किसकी, कि सभी संतान एक समान नहीं, किसी का व्यवहार अलग, किसी का व्यवहार अलग। ठीक है, तो वातावरण का भी इसमें खूब सहयोग होता है और आनुवंशिकी का भी खूब सहयोग होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है, यानी कि उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, तो आपको पीछे नहीं हटना है बल्कि आगे बढ़कर इसका उत्तर देना है। तो मलेरिया परजीवी भी प्रोटोजोआ में आते हैं और अमीबा भी प्रोटोजोआ में आते हैं। तो किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार आपका सही उत्तर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो किसकी आकृति साथियों निश्चित नहीं होती है, जो अमीबा होता है, अमीबा, इसकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती, अलग अलग तरह से होती रहती है। तो जो लोग भी यहाँ पर डी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, चप्पल की आकृति का एक जंतु है, यानी कि किसकी आकृति इसमें से, ऑप्शन में से किसकी आकृति चप्पल की आकृति की तरह होती है, अमीबा की, पैरामीशियम की, सोना की, ट्रिपैनोसोमा की, आपका जियार्डिया की, बताइए। तो यहाँ पर फिर से आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 57 नंबर का क्वेश्चन है। चप्पल की आकृति का जो जंतु होता है वो पैरामीशियम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमीबा का प्रचलन अंग है, सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद या टेंटेकल्स, बताइए। तो कूटपाद आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जो हरा प्रोटोजोआ है, तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, अमीबा को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, पैरामीशियम को, लिशमेनिया को या युगलीना को। तो साथियों किसे कहा जाता है, हरा पौधा युगलीना को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, युगलीना को कहा जाता है। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, युगलीना।
अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी जो होती है ये किसके रूप में जानी जाती है? यानी कि योजक कड़ी को, पौधे और जंतुओं की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। तो साथियों क्या कहा जाता है? यूग्लिना कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था यूग्लिना को कहा जाता है। तो सभी बातें और सभी प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि मनुष्य के शरीर में जो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका होती है वो कहां पर पाई जाती है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहां पर पाई जाती है? ये आंत में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आंत में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि जो पेचिस या अमियाबाइसिस होती है इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। यानी कि पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ अमीबा है, एंट अमीबा है, पैरामीशियम है या ट्रिपैनोसोमा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? एंट अमीबा हो जाता है। यानी कि आंसर आपका किसके साथ चला जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यानी कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला साथियों प्रोटोजोआ का नाम आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो साथियों अभी आपसे पूछा था मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि काला ज्वर पैदा करने वाला या उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है लिशमेनिया का नाम। यानी कि लिशमेनिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो काला ज्वर पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? किसकी वजह से कमजोर हो जाती हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम कमी से या कोबाल्ट की कमी से। तो साथियों क्या कमी होती है? जाहिर सी बात है कैल्शियम की कमी से ही बुजुर्ग की यानी कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अस्थि में कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट के साथ चला जाता है। यानी कि अस्थि में कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट ही तो होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या एक नई छोटी पेशी। तो टेंडन साथियों किसे कहा जाता है? टेंडन ही तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि अस्थियों और पेशियों को आपस में जो जोड़ता है वो टेंडन उसको कहा जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो साथियों कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो होते हैं ये दो बार विकसित होते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का आप लोग प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग पैनक्रियाज में संपन्न होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में। तो साथियों कहां पर होता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर छोटी आंत हो जाता है। यानी कि जो अधिकांश पाचन होता है साथियों वो छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहां पर प्रारंभ होती है? यानी कि जब पाचन का शुरुआत होती है तो हमारे शरीर में तो वो चीज कहां से शुरू होती है? जाहिर सी बात है भोजन हम सबसे पहले अपने मुख में ही तो रखते हैं और मुख में ही उसको चबाते हैं। तो पाचन की क्रिया कहां से शुरू हो जाती है? मुख से शुरू हो जाती है। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में जो मंड होती है इसका शर्करा में पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा या लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो बात करें साथियों लीवर की, यकृत की, ये तो पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। पित्ताशय भी है और लेकिन कॉर्निया की अगर बात करें तो ये तो आंख का भाग है। तो उसके अलावा आंत भी आपका पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कॉर्निया हो जाएगा, क्योंकि ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम आपको बताना है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, बताइए।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम साथियों एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लेनिन है या यूरोप्सिन है? तो साथियों कौन सा है? रेनिन का नाम आपको ध्यान रखना है, इस एंजाइम का नाम। रेनिन का काम क्या होता है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपसे पूछा जाएगा, तो रेनिन आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भोजन का एक प्रमुख अंग के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है? तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यानी कि भोजन का जो प्रमुख अंग होता है भोजन का, वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो मानव शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है? बिल्कुल नहीं। विटामिन भी नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तो साथियों जो कैप्सूल होता है उसके जो बाहरी आवरण होता है कैप्सूल का, वो किसका बना होता है? वो स्टार्च का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शहद का प्रमुख घटक आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? बताइए। तो अगर बात करें शहद में, शहद की बात करें तो शहद की अगर बात करें इसका प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? फ्रैक्टोज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, फ्रैक्टोज। आपको ध्यान रखना है, ये शहद का एक प्रमुख घटक है। चलिए भाई, अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? यानी कि उसको सेवन कर लो और तत्काल यानी कि तुरंत ऊर्जा हमें प्रदान हो जाए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? आप बताने की कोशिश करेंगे। शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ग्लूकोज। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कि शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या विटामिन होता है? तो बात करें साथियों शहद की, तो शहद में क्या हो जाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है और मुख्यतः होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में शहद में क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट से हमें साथियों ऊर्जा प्रदान होती है। अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा की अगर बात करें तो वो तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमें मिलती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है, और जो लोग भी ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहां पर होती है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? बताइए। चलिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट दोबारा से संग्रह जो होती है वो ग्लाइकोजन हो जाती है, यानी कि ग्लाइकोजन में होती है। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि एथलीट को निम्न में से किससे लंबी, किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो अगर एथलीट्स को या किसी भी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है तो वो क्या करता है, किसका सेवन करता है? वसा लेता है, विटामिन लेता है, प्रोटीन लेता है, तो या कार्बोहाइड्रेट लेता है? तो वो साथियों क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है, उसकी वजह क्या होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, या ग्लूकोज का अवक्षय होता है, या लैक्टिक एसिड का संचय होता है? ये आपको बताना है। और इस प्रकार के कई बार साथियों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो लैक्टिक एसिड की, यानी कि लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के
हमारा शरीर जब लंबे समय तक काम करता रहता है, ये शारीरिक कार्य करता रहता है, तो मांसपेशियों में थकान अनुभव जो होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या दूध है? तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्या है 14 वर्ष तक की आयु के लिए, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे। और साथियों इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर भी करेंगे, तो फटाफट इस क्लास को आप सभी लोगों से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडिस के द्वारा, एनोफिलिस के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा या क्यूलेक्स के द्वारा? तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो पीत ज्वर होता है ये किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो एडिस के द्वारा संचारित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मानव के शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी कि संक्रमणों के खतरे को कम करने के लिए, संक्रमणों के खतरे को रोकने के लिए कौन सा विटामिन का मदद करता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में? तो विटामिन ए मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगले नंबर का प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन उसमें से निकल जाता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? बताइए। तो साथियों जो छिलने लायक सब्जियां होती हैं, तो छिली हुई सब्जियों को अगर धो लोगे आप, तो विटामिन सी का जो है वो उसमें से निकल जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि विटामिन सी के साथ। अगले नंबर का है क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी की कमी से पूछा जा रहा है भाई कौन सा रोग हो जाता है, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो बात करें, ठीक है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है, अरक्तता है। तो बात करें साथियों विटामिन बी की कमी से जो मुख्यतः रोग होता है वो बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और सी के विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम रोग हो जाता है। और अरक्ता रोग जो है वो विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, बताइए भाई। कि पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्न्याशय की बीमारी का या थायराइड की बीमारी का? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है पीलिया। ठीक है, तो जब पीलिया होता है यानी कि कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? यकृत प्रभावित हो जाता है। तो वही तो कहा जा रहा है कि यकृत की बीमारी का पीलिया जो है एक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। अगले नंबर का प्रश्न है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जन्मों का, दुर्बल जन्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या सक्रियत जन्मों का? तो यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है? जीवित प्रतिरक्षियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है या कार्बोहाइड्रेट है? यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर साथियों क्या हो सकता है? एक बार बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। तो कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो शरीर की अलग अलग गतिविधियां होती हैं इनके लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है साथियों वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? यानी कि मनुष्य के अगर जो नेत्रों की बात करें तो कौन सा विटामिन का इस्तेमाल करके नेत्र एकदम स्वस्थ रह सकते हैं, उनका संचालन एकदम स्वस्थ तरीके से हो सकता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी या के? आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो बात करें साथियों संक्रमणों का खतरा कम होता है विटामिन ए के लिए, विटामिन ए की मदद से। नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है? तो विटामिन ए महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। सनसाइन विटामिन कौन सा है? ये आप लोग बताएंगे, बताइए। जिससे देखिए विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य की ऊर्जा से भी, यानी कि सूर्य की रोशनी से है, धूप से है, तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। वही तो पूछा जा रहा है। तो सनसाइन विटामिन कौन सा है, किसको कहा जाता है? तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है साथियों? सनसाइन विटामिन कहा जाता है। या कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन है ऐसे पूछे तो विटामिन डी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है।
ईसीजी आपको बताना है साथियों क्या है। ईसीजी आपने हो सकता हो नाम सुना हो, तो ईसीजी क्या है ये आप लोग बताइए जरा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ही कहा जाता है ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को क्या कहा जाता है? ईसीजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है ये आपको बताना है। फॉलिक अम्ल है या ग्लूटामिक अम्ल है, साइनोलिक अम्ल है या साइट्रिक अम्ल है। तो कौन सा विटामिन है ये आप लोग एक बार बताने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, बताइए। चलिए, तो बात करें साथियों फॉलिक अम्ल की, तो ये तो एक विटामिन है। कौन सा? B9 का विटामिन है, ठीक है। तो इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है ये, या बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, या ISI द्वारा विनाश किया गया एक सीरिया का एक शहर है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों बात करें इबोला के बारे में, आपको ध्यान रखना है ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग एक प्रकोप है। ये एक साथियों रोग है, ये आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक है साथियों। और इस रोग से साथियों मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है जिसका नाम है इबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा साथियों इस क्लास का, कि प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। तो अभी आपने देखा कि इबोला क्या है। तो इबोला साथियों फफूंद है, परजीवी है, विषाणु है या जीवाणु है। तो ये एक साथियों विषाणु है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। तो ये थे साथियों जीव विज्ञान के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा के लिए उम्मीद करता हूं बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सभी लोग क्लास के बारे में अवश्य बताइएगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।